हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सेशन की शुरुआत करने चल रहे हैं जो ये मौलिक अधिकार का एक ऐसा सेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सेशन पूरे संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद हम पढ़ने चल रहे हैं। अगर संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि भारतीय संविधान में लिखे गए ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो या सामाजिकता के तौर से या राष्ट्रीयता के तौर से। उन्होंने कहा कि कोई हमसे पूछे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किस अनुच्छेद को यदि भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान शून्य हो जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का दर्जा दिया गया है। संवैधानिक उपचार के दर्जे का मतलब ये है कि एक ऐसा अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो करता ही है, साथ ही साथ सभी अनुच्छेदों का भी उपचार करता है। ये मौलिक अधिकार का भाग 3 का एक ऐसा आर्टिकल है जो सभी का उपचार करे, अर्थात संविधान के जो सभी पार्ट का उपचार करे। ऐसे उपचार को हम संवैधानिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। इसके द्वारा बताया गया कि संवैधानिक उपचार अर्थात एक ऐसा नियम या कानून जो अपने आप में पूर्ण तो है ही, साथ ही साथ अन्य सभी का क्या करे? सपोर्ट करे। वह अनुच्छेद 32। कल ही अभी 15 अगस्त था। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कथानक व्याकरण समझे सुरभित छंद हो जाए। कि कथानक व्याकरण समझे सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये राहुल मांगता तुझसे। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये राहुल मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, इन सब के बारे में जानेंगे है क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को हम संवैधानिक उपचार का आत्मा कहते हैं। अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। यह पूछा जाता क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। जिसको कहा? अनुच्छेद 32 को। इसके तहत बताया गया अनुच्छेद 32 एक ऐसा अधिकार है जो पूरे संविधान की व्याख्या करता है। जो व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद 32। इसके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के अतिक्रमण और अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका को दायर करता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार का हनन हो, चाहे वो आर्टिकल 19 से संबंधित हो, चाहे आर्टिकल 21 से संबंधित कोई भी हो,
12 से लेकर के 35 तक जो दिए गए भारतीय संविधान में एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है, उनमें से किसी भी एक भाग का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम उसका क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं हमारे इस अधिकार का हनन। जैसे हम कहीं पर रास्ते में टहल रहे हो, टहलते वक्त कोई मुझे रोक दे, आप टहल क्यों रहे हो, या हम कहीं पर घर बना रहे हैं, हमें कोई रोक दे, या मैं कहीं पर स्पीच दे रहा हूँ, मुझे कोई रोक दे, या हम कहीं पर संघ बना रहे हैं, कोई पार्टी बना रहे हैं, वहाँ पर कोई रोक दे। अगर कोई भी जो आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 में प्रदत्त जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, कहने का मतलब है 12 से 35 के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उन किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसका मालिक कौन है, अनुच्छेद 32। जिस प्रकार से एक पिता के 5 पुत्र हों, कितनी भी गलती करें, इन पकड़ा गार्जियन ही जाता है। गार्जियन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं से, मान लीजिए हम लोग तैयारी करते हैं, तो कहीं पर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो गार्जियन इकट्ठा करता है, उसकी दवा कौन है, गार्जियन। हम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती कौन करता है, गार्जियन करता। उसी प्रकार से यदि किसी अधिकार का जब हनन होता है, उसका निवारण करने के लिए एक ऐसा आर्टिकल बनाया गया है, वो है अनुच्छेद 32। जब एक ऐसी दवा जिससे सभी का इलाज हो सके, वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 एक प्रकार से स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण करता है। अनुच्छेद 32 कहने का मतलब ये सरकार का एक काम करता है, किसी को कुछ भी हो, उसके मौलिक अधिकार का यदि कहीं पर हनन हो, उसका निवारण अनुच्छेद 32 करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, और अनुच्छेद 226 के तहत, इसके तहत अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते, रिट दायर कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार के रिट जारी किया जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसको यदि पहले सिंपल तरीके से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कभी कभी इसका इंग्लिश भी पूछ लिया करता है, हाइबियस कार्पस इसके लिए क्या है, हाइबियस कार्पस। दूसरा है परमा आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है प्रतिषेध प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के रेट कौन कौन से हमारे साथ आप बोलिए। पहला है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, बाप के प्रति उत्प्रेषण अधिकार, कैसे, बाप के प्रति प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार, बाप के प्रति क्या, उत्प्रेषण और अधिकार। डायरेक्ट बा से मतलब बंदी, पा से प्रत्यक्षीकरण, सॉरी पा से परमादेश, और प्रति से क्या, प्रतिषेध, उत्प्रेषण से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। लेकिन ये है क्या, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया गया। बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर वापस करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, और जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। क्या होता है, सशरीर, शरीर के साथ उपस्थित करना। यह भारत की सबसे बड़ी रीढ़ थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके द्वारा बताया गया यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से बंदी बना लिया गया, उसको अवैध रूप से कहीं पर बंद कर दिया गया, तो ऐसे
व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 32 एक ऐसा आदेश पारित किया, एक ऐसी रीट निकाली जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सही समय पर, बंदी के बनाए गए व्यक्ति को सही समय पर एक निश्चित कार्य के रूप में, एक निश्चित समय सीमा के रूप में उसको उस स्थान पर सशरीर उपस्थित करना, तथा साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई के लिए जो कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित समय के अंतर्गत एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराना या उसे न्यायालय से रिहा करने के लिए आदेश दिया गया। साथ ही साथ बताया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत इस रीढ़ पर पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय पर आप क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। इसका मतलब है यदि हाई कोर्ट के द्वारा कोई आपको आदेश मिल जाए, उसके विरुद्ध आप जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पहला ऐसा नहीं था। जब पूर्व न्याय के सिद्धांत की हम बात करते थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। हाई कोर्ट का ऐसा कोई पैमाना, हाई कोर्ट अगर आदेश दे दिया, लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर जब उच्च न्यायालय से आप हार जाएं, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत का यहाँ पर विस्तृत बात है। इस रीत में कहा जाता है, जो खास बात है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित स्थान पर क्या किया जाए? उपलब्ध। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया जाए, तो सरकार जब अनुच्छेद 32 के तहत आप दायर करेंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रशासन के माध्यम से जहाँ पर रखा है, ये कोर्ट का आदेश है, उसको जो है सशरीर एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित अवधि के भीतर में पहुंचाना क्या है? उसका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की क्या याचिका है? यदि आपको भी कहीं पर कहा जाता है कि थाने में तो बंद कर दिया जाए, कई प्रकार की बातें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप एक पुरुष हैं, आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया किसी भी अपराध में, किसी भी जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको 3 दिन तक बंद रखा जाए। छोटा मोटा आपने मान लीजिए अपराध किया हो, आपको 3 दिन तक बंद कर रहे हैं, या आपको ऐसी जगह छुपा कर रख दिए जहाँ कोर्ट के पास आपको प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं। हमने उसमें बताया था, एक तो था गिरफ्तारी के आदेश में, दूसरा था अपराध दोष के स्वतंत्र संरक्षण। हमने बताया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो उल्लंघन है। साथ ही साथ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक नीति लाई गई। जितने लोगों को अवैध रूप से बंद कर लिया गया, ऐसे व्यक्ति को जो है सरकार जो है कहती है कि निश्चित समय के अंदर और निश्चित स्थान पर ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए आप किसी भी की तैयारी करते हैं, IAS, PCS, UPSI, मान लीजिए सबको किताब दरोगा बन गए, कुछ तो नियम कानून होगा। एक लेडीज को, यदि मान लीजिए पुरुष थाने में आप, एक थाना है वहाँ पर महिला कांस्टेबल कोई नहीं है, आप ओनली वन वहाँ पर टोटल पुरुष सिपाही या इंस्पेक्टर, यदि कोई उस क्षेत्र में महिला अपराध करती है, आप क्या करें? सर्वप्रथम एक पुलिस का नैतिक दायित्व होना चाहिए, एक महिला कांस्टेबल को बुलाई जाए गिरफ्तार करने के लिए, और उसको महिला लॉकअप में ही बंद किया जाए। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं कि महिला को पुरुष के थाने में बंद कर दिया जाता है। उसके लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। अगर किसी भी महिला को वहाँ पर महिला का
एक अलग से बैरक नहीं बना है तो उसको पुरुष के बैरक में नहीं रखा जा सकता, और रखा भी जाएगा तो महिला कांस्टेबल की निगरानी में रखा जाएगा। अगर किसी भी महिला को आप बंद किए हैं तो वो वहाँ पर महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर उसे किसी कारणवश पुरुष बैरक में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल ना हो तो वह उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी भी महिला को पुरुष की बैरक में रखना उसके मौलिक अधिकार का हनन है। वो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के भीतर में सशरीर उसको वहाँ पर उपस्थित कराया जाए। पुराने जनहितवाद की तरह जो है तो पूर्व न्याय का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध जो है आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। दूसरा है परमा आदेश, जिसे हम लोग मैंडमस के नाम से भी जानते हैं। मैंडमस क्या है? मैंडमस का मतलब परमादेश, हम ऐसा आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम ऐसा आदेश। कहने का मतलब है परमा आदेश का मतलब होता है कि जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसको रोका जाए। कभी कभी जब हम कोई अनलीगल काम करते हैं, अवैध काम करते हैं, सरकार के द्वारा एक स्टे का कागजात आता है, वो कोर्ट के द्वारा आता है, यही है परमादेश, अर्थात उस चीज़ को रोका जाए। जब परमादेश का मतलब होता है कि हम यह आदेश देते हैं कि यह रिट किसी सार्वजनिक व्यक्ति को उसके दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दायर किया जाता है। कि ऐसे व्यक्ति को हम आदेश देते हैं जो सार्वजनिक व्यक्ति को उसके नैतिक दायित्व व कर्तव्य कार्य को रोकने के लिए कहा जाता है। यह रिट भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी के भी विरुद्ध जारी किया जा सकता है, अर्थात किसी सार्वजनिक कार्यों या किसी भी व्यक्ति के दायित्व को करने के लिए कोर्ट के द्वारा यह आदेशित किया जाता है इसको कुछ दिन के लिए रोका जाए, अर्थात एक प्रकार से स्टे हो जाता है। स्टे का मतलब कोर्ट द्वारा यह आदेश देते हैं हम इसको जो है, चाहे वह सार्वजनिक काम हो चाहे उसका व्यक्तिगत काम हो, उसको क्या किया जाए? रोका जाए। ऐसा करने के लिए यह जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ पद पे रहते नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह उसके विरुद्ध काम करते हैं, मौलिक अधिकार के विरुद्ध काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो परमा आदेश का मतलब होता है हम आदेश करते हैं, चाहे वह कैसा हो, किसी सार्वजनिक व्यक्ति को दायित्व के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए जारी किया जाता है कि इस कार्य को कुछ दिन के लिए क्या किया जाए? रोका जाए। तीसरा है प्रतिषेध, जिसे हम प्रोविंसन मतलब मना करना। क्या होता है? मना करना, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिषेध के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य होता है मना करना। यह रिट उसके लिए जारी किया जाता है जब कोई वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने कनिष्ठ न्यायालय को, अर्थात जब बड़ा न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय को या न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले, अर्थात ट्रिब्यूनल मामले जो होते हैं, ऐसे मामले को जो लंबित उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं, सुनवाई के का जो उनके पास अधिकार नहीं होता है, फिर भी वो सुनवाई करते हैं। कहा जाता है कि प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं अपने कनिष्ठ न्यायालय या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के विरुद्ध उस समय जारी किया जाता है जब उसके समय लंबित जो मामले होते हैं जिसकी सुनवाई का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इस कोर्ट में सिर्फ प्रतिषेध का मतलब होता है कि मना करना। जब वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय को किसी भी लंबित कार्य को जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
उसका जब वो कार्य करता है, उसके समक्ष मामले की कार्यवाही जो लंबित होती है, ऐसे मामलों के लिए वह सुनवाई का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी उसकी सुनवाई करता है, ऐसे रिट को हम प्रतिषेध के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत भी इसी बातों को कहा गया है। यह रिट उस वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने कनिष्ठ न्यायालय को तब जारी किया जाता है जब कोई मुकदमा बहुत दिन तक उसके पास हो और कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दे दिया गया हो कि यह कार्य जो है आप बहुत लंबे समय तक क्यों रखें। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने कनिष्ठ न्यायालय प्राधिकरण के विरुद्ध उस समय जारी किया जाता है जब ऐसे मुकदमे की सुनवाई करके कोर्ट निर्णय दे दिया हो कि जिसकी सुनवाई उसके अधिकार से प्राप्त नहीं हो, उसे हम उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अंतर है। प्रतिषेध का मतलब कहता है मना कर देना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है उसको क्या कर रहा है, उसको आगे ट्रांसफर करना। अर्थात जब कोई मुकदमा बहुत दिन तक हो जाता है तो वो आदेश देता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को मेरे पास भेजा जाए। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जिसको यह आदेश नहीं होता है फिर भी वह उसका काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में हम वारंटों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वारंटों का, जिसका अर्थ होता है किसी आज्ञा से। यह रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी ऐसे सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है जिसे ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात यह रिट अवैध पद ग्रहण करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। कहने का मतलब है हम आपको बना दें एक पुलिस और आप बन जाओ इंस्पेक्टर। कहने का मतलब जो आपको अधिकार दिया गया है उस अधिकार को छोड़ करके आप किसी दूसरे का काम करने लगे, ऐसे अधिकार को अधिकार परीक्षा कहते हैं। उसके खिलाफ जारी किया जाता है। आप किस आधार पर, जैसे मान लीजिए पुलिस वाले हैं, आपका काम है इंस्पेक्टर के साथ लेकर निगरानी करना, ईमानदारी से इंस्पेक्टर का कहा मानना, जो भी उसके कार्य है वो आप करिए, लेकिन आप इंस्पेक्टर का काम नहीं कर सकते क्योंकि इस हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य को डिवाइड किया गया है। यदि ऐसा मान लीजिए आप पुलिस हो, आप जज का काम करने लगो, आप जज हो आप पुलिस का काम करने लगो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को आदेश दिया गया है। जैसे कभी कभी होता है कि जो सिविल पुलिस होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस में काम करेंगे, लेकिन सिविल पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाला काम सिविल पुलिस करता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस के साथ करेंगे। ये नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना, साथ ही साथ कागजात को चेक करना आरटीओ के द्वारा। लेकिन कभी कभी ये सिविल पुलिस जो होती है वो भी कागज चेक करने लगती है। ये अधिकार उसको किसने दिया? पहली बात तो ये, अगर अधिकार नहीं दिया तो वह किस बेस पर काम कर रहा है उसके बारे में जिसका अधिकार परीक्षा। कहने का मतलब है जो 5 प्रकार की ज्योरिटियों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, तीसरा था प्रतिषेध, चौथा था उत्प्रेषण, 5वां था अधिकार परीक्षा। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। ट्रिक के माध्यम से आप याद करना, बाप के प्रति उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो कहने का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सशरीर एक निश्चित अवधि के अंदर
उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश, हम ऐसा आदेश देते हैं चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तित्व के लिए हो, ऐसे कार्य को रोका जाए। प्रतिषेध का मतलब होता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने लंबित मुकदमों को आगे के लिए भेजा जाए। उत्प्रेषण के द्वारा होता है अपने वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र के बाहर है उसको लंबित मुकदमों को उसको सुनवाई करने का अधिकार उसको नहीं, उसको भी आगे भेजा जाए। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को का कार्य सार्वजनिक पद को स्वयं ग्रहण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को जानने के लिए कोर्ट के द्वारा रिट दायर की जाती है, आप किस अधिकार का प्रयोग करते हो, इस आपको काम क्यों किया। ये था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। दूसरा, संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान शून्य बन के रह जाएगा। किस भाग से संबंधित अनुच्छेद 32, भाग 3 से। मौलिक अधिकार से संबंधित है, कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया है। इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंद मतलब बंदी बनाए गए, परमादेश मतलब आदेश, प्रतिषेध मतलब मना करना, उत्प्रेषण का मतलब ट्रांसफ़र करना और अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से आपने, किसकी इच्छा से आपने इस काम को किया, वो अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से ये था अनुच्छेद 32। 33, 34, 35 क्या उसके बारे में आप लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद के द्वारा जो सैनिक को अधिकार दिए गए हैं, संसद के द्वारा बनाए गए जो विधि सेना के लिए है, चाहे जल सेना, चाहे वायुसेना, चाहे थल सेना, अर्थात तीनों सेनाओं के लिए पुलिस बल के मौलिक अधिकार को कभी भी स्थगित कर सकती है। आप देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में कि अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले म्यांमार में भी सैनिकों के द्वारा जो सरकार को गिरा दिया गया, घेर लिया गया। उसी प्रकार से जब भारत सरकार को ऐसा लगेगा कि सैनिक जो है इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उनके जो है पुलिस के द्वारा जो शक्ति प्रदान की उसको क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जाता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बताया गया। 34 के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में यदि सेना विधि मार्शल लॉ लागू है तो उस क्षेत्र के नागरिक को मौलिक अधिकार को संसद कानून बनाकर स्थगित कर सकती है। जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पर सरकार चाहे संसद के द्वारा कानून बनाकर वहाँ पर मौलिक अधिकार को स्थगित कर दे, लेकिन किस केस में, जहाँ पर सैनिक मार्शल लॉ लगा हो। 35 के अंतर्गत क्या किया गया है कि मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद कानून बना सकती है, कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखे जाएंगे और मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे। अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है। इसे लागू करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम जो 1955 बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जो अगर अस्पृश्यता की हम बात यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, अस्पृश्यता का मतलब होता छुआछूत। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 17 में बताया गया किसका, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता अधिनियम निवारण अधिनियम 1955 के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दिया गया है। कहने का मतलब है हम लोगों ने 12 से 35 तक पढ़े। 12 से 35 में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए एक बार हम थोड़ा से डायग्राम के माध्यम से या थोड़ा से शार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें। 12-13 जो है ये मौलिक अधिकार, 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में भी राज्य की परिभाषा। 14 से 18 तक समता एवं समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 29 और 30 में 25 से 28 तक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस प्रकार से कैसे क्या होगा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। 31 संविधान निर्देशित है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 33, 34, 35, 33 में जो उसको सेवा थल सेना, वायु सेना, जल सेवा का जो मौलिक अधिकार है, अगर वो लगता है कि उसका बल का दुरुपयोग कर सकते हैं तो उसको स्थगित किया जा सकता है। 34 के अंतर्गत जहाँ पर मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर भी मौलिक अधिकार को स्थगित संसद द्वारा कानून बनाकर स्थगित किया जा सकता है। 35 के अंतर्गत बताया गया कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है उसका भी विस्तृत किया जा रहा है। यहाँ पर अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है। तो इस प्रकार रहा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है यह सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि इस देश में जन्मे उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनको अपना अधिकार जानना है, जिनको कानून जानना है, जिससे उन्हें कोई अधिकारी कभी प्रताड़ित ना कर सके। उन सब के बारे अगर आप संविधान को जानते हैं, अगर आप संविधान से अवगत हैं तो आपसे कोई भी व्यक्ति आपके अधिकार को छीन नहीं सकता। एक ऐसा अधिकार है जिससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व को हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब प्रकार से हम विकास चाहते हैं तो अपने मौलिक अधिकार को जानना यह आपका नैतिक कर्तव्य है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।